नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2022 और का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपके हुए थे अप्रैल 2023 में। मेरे प्यारे साथियों, शायद मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, बट देख लीजिए उसका शायद पीडीएफ उतना बेहतर नहीं था, फिर भी काम चलाऊ था, वो मेरे पास है। लेकिन चूँकि एक बेहतरीन पीडीएफ आया है और आप लोगों को शायद पुराना वाला वीडियो ना मिला हो, इसलिए एक नया प्रयास है। फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं इसका ग्रुप ए का 20 ऑब्जेक्टिव आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लार्ज ईएमएफ है, स्मॉल ईएमएफ, जीरो रेजिस्टेंस, नॉन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे साथियों, आइडियल रेजिस्टेंस जो होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, उसमें जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आइडियल नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन सी आपके सही आंसर हो गए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक प्रायोगिक, प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक, करंट यानी धारा, सोर्स यानी स्रोत, एक प्रायोगिक धारा स्रोत को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? तो आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग देखिए और पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आप आंसर देखें। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा एक आदर्श धारा स्रोत के साथ समानांतर में प्रतिरोध। तो देखिए, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ आइडियल करंट सोर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गए। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए, कौन है जो आदर्श परिचालन प्रबंधन के लिए सही कथन नहीं है? इसका आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आउटपुट प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये गलत कथन है, बाकी सब कथन सही है। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में उसका इनपुट करंट जीरो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, गेन जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, बट आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो वो इनफाइनाइट ना होकर शून्य होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए वोल्टेज फ्लोअर हैज ए वोल्टेज गेन ऑफ, वोल्टेज अनुयायी के रूप में एक परिचालन प्रबंधन का वोल्टेज गेन होता है। क्या होता है? आप लोग बताने का प्रयास करें। ये होता है आपका यूनिटी 1 होना चाहिए, ठीक है। An operational amplifier as a voltage floor has a voltage gain of unity, इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एन आइडियल मोड ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक परिचालन प्रबंधन के अवकलन मोड में क्या होता है? आपको इस सेंटेंस को ऑप्शन देख करके बनाने हैं। इसका राइट आंसर होगा एन डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशनल, इन डिफरेंशियल मोड ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर द आउटपुट आर ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। 5 का सी होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जर्वेशन लॉ इज गिवन बाय, ऑब्जर्वेशन नियम के लिए एक्सप्रेशन व्यंजक होता है,
ऑपरेशनल लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ के लिए आपके क्या हो जाएंगे एक्सप्रेशन, तो वो हो जाएगा ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा आपके सामने। 7th नंबर क्वेश्चन, द लॉजिकल सम ऑफ टू और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट्स टर्म्स इज कॉल्ड। दो से अधिक लॉजिकल तार्किक गुणनफल पदों का तार्किक जोड़ क्या होता है, लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म्स क्या कहलाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है सॉप, समेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या? समेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, 8वां नंबर क्वेश्चन, हाउ डज ए लॉजिक गेट फंक्शन। पूछा जा रहा है एक लॉजिक गेट कैसे कार्य करता है, उसका फंक्शन क्या है लॉजिक गेट का। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। इसका राइट आंसर से पहले देख लेते हैं। यूजिंग ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रवाह का प्रयोग करके गलत स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वतः, बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ऊर्जा का प्रयोग करके, इसमें से कोई आंसर नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एंड गेट, एक एंड गेट के बारे में आपको सही आंसर चूज करने हैं इस चारों ऑप्शन में से। इम्प्लीमेंट्स लॉजिक, एडिशनल लॉजिक के जोड़ को लागू करता है एंड गेट, या फिर देखिए एंड गेट है तो ये प्रोडक्ट की बात होगा, तो यहाँ पे एडिशन तो होगा नहीं मेरे प्यारे साथियों, एडिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड गिव आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, क्या आउटपुट हाई हो यानी कि 1 हो तो ऑल इनपुट्स आर लो, सभी इनपुट 0 होगा। सही है गलत है? बिल्कुल ही गलत है। प्रोडक्ट में 0 डालिएगा 0 ही निकलेगा, 0 1 डालिएगा तो भी 0 ही निकलेगा ना, ये गलत है। इज इक्विवेलेंट टू ए सीरीज स्विचिंग सर्किट, एक श्रेणी स्विचिंग परिपथ के समरूप होता है। इज इक्विवेलेंट टू ए पैरेलल स्विचिंग सर्किट, एक समानांतर स्विचिंग परिपथ के समरूप होता है। तो ये लॉजिक गेट जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो इक्विवेलेंट होता है सीरीज स्विचिंग सर्किट के, इक्विवेलेंट होता है सीरीज स्विचिंग सर्किट के। इसे अगर समझाना चाहूँ बहुत अच्छा होता है। एक स्विच को ऑफ कर दीजिएगा तो सारा ऑफ, एक स्विच को ऑन कर दीजिएगा तो सारा ऑन। स्विच सर्किट का ये एक खासियत होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10वां नंबर, परमिएबिलिटी इन ए मैग्नेटिक सर्किट corresponds to dash in an electric circuit, किसी चुंबकीय परिपथ में प्रागम्यता विद्युतीय परिपथ के लिए डैश के अनुरूप होता है। कंडक्टिविटी, प्रवाहकत्वता, ठीक है, राइट आंसर बी हो गया। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which oppose the creation of magnetic flux in it is known as, किसी पदार्थ में बनने वाले चुंबकीय फ्लक्स को रोकने का गुण क्या कहलाता है प्यारे साथियों? वो कहलाता है आपका रिलक्टेंस कहलाता है, ठीक है। रिलक्टिविटी नहीं होगा, EMF नहीं होगा, परमियंस नहीं होगा, रिलक्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, 12वां नंबर,
if the area of hysteresis loop of a material is large, the hysteresis loss in this material will be। एक पदार्थ का हिस्टेरेसिस लूप का क्षेत्रफल अधिक है, इस पदार्थ का हिस्टेरेसिस हानि होगा। हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो क्या होगा बताना है आपको। शून्य होगा, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर जो होंगे वो हो जाएगा लार्ज। कैसे? एक पदार्थ इफ एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मटेरियल इज लार्ज, अगर एरिया हिस्टेरेसिस लूप का लार्ज है तो हिस्टेरेसिस लॉस भी उस मटेरियल का लार्ज ही होगा। एरिया लार्ज तो लॉस भी लार्ज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे रहा 13th नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिटी द फैक्टर ऑन which सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड। स्वप्रेरकत्व किन कारणों पर निर्भर नहीं करता है, इसे स्पष्ट करें। फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है। नंबर्स ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, द परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। यहाँ पे परमिटिविटी और परमेबिलिटी दोनों अंतर है। फर्स्ट बार में उच्चारण गलत तरीके से कर दिया था प्रन्यांस। फ्रेंड्स, 13th नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 13th का हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द कोर मटेरियल। कोर पदार्थ का पैरावैद्युतांक पर क्या होता है? आइडेंटिटी फैक्टर सेल्फ इंडक्टेंस का डिपेंड नहीं करता है, बाकी तीनों पर। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्टेंस आइडेंटिफाई द फैक्टर विच सेल्फ इंडक्टेंस नॉट डिपेंड। सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है प्यारे साथियों, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल उस पर भी डिपेंड करता है, बट परमिटिविटी ऑफ द कोर मटेरियल इस पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ए सर्किट कंपोनेंट्स अपोज द चेंजेस इन सर्किट वोल्टेज इज। एक परिपथ अवयव जो परिपथ वोल्टेज में बदलाव को रोकता है वो क्या है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कैपेसिटेंस, संधारित्र। ठीक है, सर्किट कंपोनेंट सपोज द चेंजेस इन सर्किट वोल्टेज इज कैपेसिटेंस। अगर देखिए परिपथ अवयव जो परिपथ वोल्टेज में बदलाव को रोकता है, चेंजेस सर्किट वोल्टेज के अपोज करता है, वो कंपोनेंट सर्किट कंपोनेंट कैपेसिटेंस का होना चाहिए। ठीक है, उसमें कैपेसिटेंस आपके लगा रहना चाहिए। 15th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ए रहा। फ्रेंड्स, पूछा गया है अंडर द कंडीशन ऑफ रेजिस्टेंस इन आरएलसी सर्किट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। आपको बतलाने हैं कि आरएलसी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, श्रेणी परिपथ में अनुवाद की अवस्था के अधीन परिपथ की शक्ति गुणक होता है। 0.5 लैगिंग, 0.5 लीडिंग, यूनिटी 0। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिटी, इकाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिटी। पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट इज यूनिटी। किसमें? अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। आरएलसी सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर हो जाएगा यूनिटी। 1 भी आप समझ सकते हैं, इसे बिल्कुल समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? 16वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ गए हैं। द पीरियड ऑफ ए वेव इज। एक तरंग का अवधि होता है। तरंग का अवधि क्या होगा? सेम एज फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, नन ऑफ दिस। 16 का आंसर जो होगा
टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक चक्र पूरा करने में लगा समय। देखिए पीरियड किसी वेव का क्या होता है, तो एक चक्र अगर वो कंप्लीट वन साइकिल करेगा, ठीक है, वेव, तो उसी में लगा हुआ समय जो होता है पीरियड कहलाता है। ऑप्शन बी आपके सही आंसर होगा 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। फॉर ए साइन वेव विथ पीक वैल्यू आई मैक्स द आरएमएस वैल्यू इज। पूछा जा रहा है कि साइन वेव का तरंग शिखर मान आई मैक्स अगर हो तो उसका आरएमएस मान क्या होगा। 0.5 मैक्स, 0.707 आई मैक्स, 0.9 मैक्स, 1.414 आई मैक्स। फ्रेंड्स ये जो होगा 0.707 मैक्स, किसी भी साइन वेव अगर पिक वैल्यू पे हो तो उसका आई मैक्स आरएमएस वैल्यू जो होगा वो 0.707 से मल्टीप्लाई होगा आई मैक्स का, ठीक है। 0.0707 इंटू साइन वेव विथ पिक वैल्यू, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ब्रीदर इन ए ट्रांसफॉर्मर। एक परिणामित्र में ब्रीदर्स का कार्य है। ऑप्शन आपके सामने रहा। टू अटेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर, व्हेन आउटपुट आउटसाइड एयर इंटर्स द ट्रांसफॉर्मर। परिणामित्र में जब बाहरी वाप प्रवेश करता है तो नमी को सोखता है। टू कूल द ट्रांसफार्मर वाल, परिणामित्र तेल को ठंडा करता है। टू प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इनसाइड टैंक के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। टू कूल द कॉइल्स ड्यूरिंग रिड्यूस लोड, भार घटने के दौरान कुंडली को ठंडा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा टू अटेस्ट फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर इंटर्स द ट्रांसफार्मर। एक परिणामित्र में ब्रीदर्स का कार्य क्या होता है, तो परिणामित्र यानी कि परिणामित्र ट्रांसफार्मर में जब बाहरी मॉइस्चर प्रवेश करता है तो नमी को सोखता है। देखिए बाहरी वायु जब प्रवेश करता है ना, परिणामित्र में जब बाहरी वायु प्रवेश करता है तो मॉइस्चर को सोखता है। यही परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर का काम होता है, ठीक है। ब्रीदर यानी कि आप समझ सकते हैं वायु, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 19वां नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। दो कुंडली परिणामित्र की तुलना में स्वतः परिणामित्र का निम्नलिखित में से कौन मुख्य लाभ है। एडी करेंट लॉस टोटली एलिमिनेटेड, कॉपर लॉस आर निग्लेजिबल, सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल, हिस्टेरेसिस लॉस आर रिड्यूस्ड। तो देखिए मेन एडवांटेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल। 19 का सी हो जाएगा, कुंडलन सामग्री में बचत होता है, ये इसका मुख्य लाभ हो जाएगा। 20th नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ डीसी मोटर इज। क्या ऐसा परिस्थिति है, कंडीशन है मैक्सिमम पावर किस केस में, डीसी मोटर में। ऑप्शन आपके सामने है। अधिकतम शक्ति की शर्त क्या होगा डीसी मोटर्स के मामले में। फर्स्ट ऑप्शन ए है बैक ईएमएफ बराबर 2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। सेकेंड है बैक ईएमएफ बराबर हाफ इंटू सप्लाई वोल्टेज। सी है सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू हाफ इंटू बैक ईएमएफ। एंड डी है वोल्टेज सेल्फ सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू बैक ईएमएफ। 20 का आंसर हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज इक्वल्स टू बैक ईएमएफ। आपूर्ति वोल्टेज बराबर होता है बैक ईएमएफ के। मैक्सिमम पावर
कब होता है किसी भी डीसी मोटर्स में, उसका कंडीशन है सप्लाई वोल्टेज जब बैक ईएमएफ के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो पावर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा डीसी मोटर्स में। मेरे प्यारे साथियों, ये था 20 ऑब्जेक्टिव। आप ग्रुप बी का देख सकते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। आप इसे देख करके इसे प्रिपरेशन करने का प्रयास करें। देख सकते हैं आप सभी, ये सभी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है प्यारे साथियों, वो 5 रहते हैं। तो कुल अथवा को मिला करके 10 क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। प्यारे साथियों, ग्रुप सी जो कि 6 मार्क्स का होता है, आप सभी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्रुप सी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 5 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, अथवा को लगा करके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। ओके, तो ये था आपका 11वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।